हरिओम। नमस्कार। कक्षा 12वीं काव्यखंड का तीसरा पाठ और पाठ है कविता के बहाने। इसके कवि कुंवर नारायण और इसको दो भाग में बनाया गया है। पहला भाग है कविता के बहाने, व्याख्या के साथ प्रस्तुत है। इसके कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 में लिखा था, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों यह काव्य संग्रह है, आत्मजयी यह प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले यह इनकी समीक्षा ग्रंथ है, मेरे साक्षात्कार यह सामान्य रचना है। प्रमुख पुरस्कार कुंवर नारायण जी को मिले थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। जैसे इनकी कालजयी रचनाएं हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। नागर यानी वर्तमान में जो नगरीय सभ्यता है उसके पक्षधर कवि। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता से सामने आता है। वैयक्तिक, पर्सनल और सामाजिक जो उहापोह की स्थिति है वो उनकी व्यंजकता में सामने आता है। एक व्यक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ कक्षा 12वीं में कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। कवि बनना
बंद हो जाएगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। कविता शीर्षक है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है। कविता किसकी उड़ान है? कल्पना की उड़ान है। और वह चिड़िया का उदाहरण देते हैं। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में कवि यह भी कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया भी उड़ती है, लेकिन चिड़िया के उड़ने में और कविता की उड़ान में फर्क है। कविता की उड़ान को चिड़िया क्या समझ सकती है। आगे कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान से क्यों अलग है। तो कह रहे हैं बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि के कहने का आशय है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता का जो उड़ान है, कविता में चूंकि कल्पना की उड़ान होती है, इसलिए कविता की उड़ान का दायरा असीमित है। चिड़िया कहाँ कहाँ उड़ती है? बाहर भीतर इस घर उस घर, ये चिड़िया के उड़ने की सीमा है। परंतु कविता की उड़ान व्यापक है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने यानी अर्थ। तो कविता का जो उड़ान है वो व्यापक है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। इसलिए तो लोग कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कविता की उड़ान विशेष मानी गई है, जो चिड़िया की उड़ान से कहीं काफी व्यापक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। इसमें सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्नालंकार है। इसमें कविता में मानवीकरण किया गया है। कविता एक उड़ान में अनुप्रास अलंकार है। और इस पूरे पंक्ति में इस घर उस घर, कविता की में अनुप्रास अलंकार है, इस घर उस घर, और कविता की में अनुप्रास अलंकार है। इस अंश में साहित्यिक खली बोली का प्रयोग किया गया है। कवि ने चिड़िया की उड़ान से कविता की तुलना की है, जो बहुत ही सुंदर उदाहरण व्यक्त हुआ है। दूसरी पंक्ति है,
कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब जैसे पहली पंक्ति में कविता की तुलना किया था कवि ने चिड़िया के साथ, अब यहाँ पर कविता का खिलना फूल से तुलना किया है। कविता एक खिलना है फूल के बहाने, फूल का उदाहरण दिया, जिस तरह से फूल खिलता है उस तरह से कविता भी, कविता की रचना, कविता भी एक तरह से खिलता है। कविता किस तरह से खिलते हैं तो बोले कविता का खिलना फूल के बहाने है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। और फिर वही बात कि कविता के खिलने में और फूल के खिलने में बहुत अंतर है। कविता के खिलने को फूल क्या समझ सकता है, क्यों, तो इसको वही समझा रहे हैं चिड़िया की तरह कि बाहर भीतर इस घर उस घर। चिड़िया एक फूल के खिलने की एक सीमा है, फूल के खिलने की एक परिणति है। फूल खिलेगा तो कल नष्ट भी हो जाएगा, उसकी सुगंध आज है तो कल समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं कि कविता का खिलना कैसा है कि वह आज भी जो रचना लिखी गई है वो आज से 10 वर्ष बाद भी 100 वर्ष बाद भी वह अपना अर्थ उसी तरह से प्रकट करेगी। जितना लोगों को, पाठकों को आनंद आज मिलता है उतना ही आनंद आज से काफी वर्षों के बाद भी मिलेगा। तो इसलिए बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इस तरह से कविता के खिलने में और फूल के खिलने में यह अंतर कवि ने व्यक्त किया है। एक फूल खिलेगा, मुरझा जाएगा और फिर झड़ जाएगा और उसकी जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। इन कविता का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। कविता का सुगंध, कविता का आनंद कविता पढ़ने वाले को आज भी प्राप्त होता है और वह काफी समय के बाद भी प्राप्त होता है। जैसे प्राचीन काल की जो रचनाएं हैं, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि जो भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, वो सब जिस युग में लिखे गए थे उनके आज भी उतने ही पढ़ करके लोगों को आनंद मिलते हैं और उसके अर्थ में कोई कमी नहीं आती है। तो यहाँ पर कविता के खिलने को फूल से कवि ने तुलना किया। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कविता व फूल का तुलना बड़ा मनोरम है। यहाँ पर भी वैसे ही सरल एवं सहज खड़ी बोली है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार। यहाँ पर शांत रस है, मुक्त छंद है। और आगे एक पंक्ति देते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब फिर तीसरी पंक्ति में कवि कविता की तुलना किसके साथ कर रहे हैं, खेल के साथ, बच्चों का खेलना। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस तरह से बच्चे स्वभाव से खेलते हैं उसी तरह से कविता में कवि शब्दों के साथ खेलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर फिर कविता का तुलना बच्चों से किया है, जिस तरह से बच्चे खेलते समय बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देते हैं। अर्थात बच्चे किसी भी खेल में किसी भी प्रकार की सीमा को, किसी स्थान का, घर का, बाहर का, अपना पराया, धर्म जाति सब बंधन को तोड़ करके और मस्त होकर खेलते हैं। उसी तरह से कविता भी एक शब्दों का खेल है और उस खेल में कवि किसी भी प्रकार का बंधन को तोड़ करके, भेदभाव को तोड़ करके और एक साथ शब्दों के साथ खेलता है। यहाँ जो लाइन का सब घर एक कर देने के माने, सब घर एक कर देने का मतलब है कि कविता में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कवि के द्वारा नहीं करना, ये सब घर एक कर देना है। यहाँ पर कविता की रचनात्मकता व्यापकता को प्रकट किया गया है। बच्चा ही जाने पंक्ति में
बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका उत्तर लिंक के साथ दिया जाएगा। सब घर एक कर देने के माने संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं कि सब घर एक कर देने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर होकर के, भेदभाव, अंतर, अलगाव को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार से कविता की रचना में कवि को भेदभाव नहीं करना चाहिए। उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध है? जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है तो उसी तरह से कविता भी एक उड़ान है जो कवि की कल्पना में के द्वारा उड़ती है। खिलना, जिस तरह से फूल खिलता है उसी तरह से कविता भी खिलती है और इन दोनों में एक जैसा संबंध बताया है कवि ने। कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो दोनों ही स्वभाव से ही खेलते हैं। कविता शब्दों का खेल है और बच्चे स्वाभाविक खेल खेलते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का मतलब यह है कि कविता कालजयी होता है। कविता कभी अपने अर्थ को, अपने भाव को, अपने प्रभाव को समाप्त नहीं करता है। कविता का प्रभाव हमेशा बना रहता है। और इसी के साथ ये कविता के बहाने पाठ 3 का भाग 1 समाप्त हुआ। दूसरा भाग फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम, नमस्कार।